वुमेन वुमेन है। वुमेन चाहे अपर कास्ट की हो या लोअर कास्ट की, उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो गई। इट्स हॉरिबल टू इवन थिंक अबाउट समथिंग लाइक दैट। सती में क्या होता था बेसिकली, इफ योर हस्बैंड डाइज, ओके, इफ यू आर अ वुमेन एंड योर हस्बैंड डाइज, तो यू वर एक्सपेक्टेड टू बर्न अलॉन्ग विथ हिम इन हिज फ्यूनरल पाया अलाइव। जो बी आर अम्बेडकर थे, ही वाज फ्रॉम अ लोअर कास्ट, ही वाज अ दलित अमहर। उनकी लाइफ भी बचपन में बहुत मतलब प्रॉब्लम्स में रही। क्लास में बैठने नहीं देते थे, क्लास के बाहर खड़ा रखते थे उनको। उनको स्कूल में जब बच्चे घर चले जाते थे तो उनको उनको स्कूल में उनसे झाड़ू पोंछा लगवाते थे, ग्राउंड वगैरह में काम करवाते थे, ये सब। तो व्हाट इज अप माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ एसएसटी मेड इजियर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि सर बहुत लंबा चैप्टर है, हार्ड चैप्टर है। कुछ भी हार्ड नहीं है, ऐसे पढ़ा दूंगा कि कल जाकर आप अपने दोस्तों को पढ़ा दोगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो चैप्टर जिससे स्टार्ट होता है वो ये होता है कि इमेजिन द वर्ल्ड 200 ईयर्स बिफोर, मतलब इंडिया स्पेशली कैसी होती थी यहाँ पे चीजें। कंपैरिजन एक दिया है। आज की डेट में अगर हम कंपेयर करें तो देयर आर लॉज जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। यू आर अलाउड टू मैरी एनी वन, ओके, जिससे भी आपको शादी करनी है। लॉ, अब आपको लॉ सपोर्ट करेगा घर पे, कोई भी कुछ भी सिनेरियो, बाय लॉ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू टॉक अबाउट 200 ईयर्स पहले, तो उस टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें थी। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, 8 ईयर ओल्ड 10 ईयर ओल्ड की शादी हो जाती थी। तो ये सब एक प्रॉब्लम था उस टाइम पे। आज की डेट में ये सब काफी ज्यादा सुधारा जा चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें मैरिज प्लस सती के बारे में बताया है। ठीक है, उस टाइम पे जैसे कि मैंने बताया बहुत कम एज में जो है मैरिज हो जाती थी, शादी हो जाती थी। सती वॉज अ कॉन्सेप्ट विच वॉज देयर। इट वॉज, इट्स हॉरिबल टू इवन थिंक अबाउट समथिंग लाइक दैट। सती में क्या होता था बेसिकली, इफ योर हस्बैंड डाइज, ओके, इफ यूर वुमेन एंड योर हस्बैंड डाइज, तो यू वर एक्सपेक्टेड टू बर्न अलॉन्ग विथ हिम इन हिज फ्यूनरल पाया अलाइव। ठीक है, और अगर आप मना कर देते थे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, आपको जबरदस्ती उठा के उसमें फेंक दिया करते थे, आपको बांध दिया करते थे और फिर आपको आग लगा दी जाती थी। तो मुझे बोलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और उस टाइम पे ये सब कॉमन था। उस टाइम पे ये करने पे आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी, जस्ट इमेजिन। ठीक है, उसके बाद अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बारे में भी डिस्कशन है। क्या होता था बेसिकली, द सो कॉल्ड अपर कास्ट जो थे, मतलब जो कंसिडर करे जाते हैं, जैसे ब्राह्मण होते हैं और जो क्षत्रियाज होते हैं, ये अपर कास्ट कंसिडर करे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्णा सिस्टम। इफ यू डोंट नो व्हाट वर्णा सिस्टम इज, डोंट वरी, अभी समझा देता हूँ। हिंदू धर्म में बेसिकली वर्णाज होते हैं। ठीक है, सबसे टॉप पे वर्णा होते हैं ब्राह्मण, उसके बाद आते हैं क्षत्रियाज, उसके बाद आते हैं वैश्यास, और लास्ट में आते हैं शूद्रास। उसके नीचे फिर अनटचेबल्स आ जाते हैं। ठीक है, अति शूद्रास। तो बेसिकली जो अपर कास्ट थे, ब्राह्मण एंड क्षत्रियास, इन लोगों ने बहुत डोमिनेट किया था, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया था लोअर कास्ट पीपल को। उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल कर दी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रिजुडाइज था, और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी हमारी कंट्री में। उसके बाद हम अब इस चैप्टर में जब जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे तो एक एक चीज़ के साथ हम डील करेंगे। तो ये हमें एक ब्रीफ दे दी जाती है स्टार्टिंग में ही कि इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द लाइव्स ऑफ वुमेन, और कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स के बारे में जिन्होंने वुमेन्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक चेंज लाए, और बहुत वो इम्पोर्टेंट था। सबसे पहले हम बात करते हैं राजा राममोहन रॉय की। ओके, बॉर्न इन 1772, ही वाज अ रिफॉर्मर। रिफॉर्मर का मतलब क्या होता है, आपसे हो सकता है पूछ ले मन मार कर ना। रिफॉर्मर का मतलब होता है समवन जो रिफॉर्म लेकर आए, मतलब कोई चीज जो एग्जिस्ट कर रही है और वो ठीक नहीं है तो उसको फिक्स करे, उसको रिफॉर्म करे और ठीक करे, तो उनको रिफॉर्मर्स कहते हैं। ही फाउंडेड ब्राह्मो समाज, एंड इन 1829 सती को बैन भी उन्होंने करवा दिया था। बेसिकली ही वाज अ वेरी लिटरेट मैन, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। पर्शियन, अरबिक और भी कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस वो जानते थे। ठीक है, ही वॉज वेरी वेल रिस्पेक्टेड, और वो जो बात करते थे बेसिकली उन्होंने बहुत सारे एंशियंट टेक्स्ट पढ़े थे, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो पढ़ा तो उनको समझ आया कि एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि सती वगैरह करना है, ये बस एक चीज बन गई है और इसको बंद करवा देना जरूरी है। उसके बाद जो सती है उसको बैन कर दिया गया था, और इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इनिशियली, क्योंकि भाई लोगों को एक उनका एक कल्चर, उनकी कंडीशनिंग है माइंड की, अचानक से आप बोलोगे नहीं अब ये नहीं करना तो प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद भी टॉक अबाउट द सेकंड पर्सनालिटी हु वाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ही स्टडीड एंशियंट टेक्स्ट टू अलाउ विडोज टू रीमैरी, मतलब बेसिकली उन्होंने एंशियंट टेक्स्ट पढ़े, उन्होंने भी बहुत सारे एंशियंट टेक्स्ट पढ़े, और उन्होंने उनको भी यही दिखा कि ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि विडोज कांट रीमैरी। ही सेड कि विडोज कैन रीमैरी, और ये चीज उस टाइम पे बहुत उनको एक लाइक आउटरेज मिला था लोगों से। ठीक है, पीपल वर फ्यूरियस कि आप ये क्यों कर रहे हो, कि उस टाइम पे विडोज वर एक्सपेक्टेड टू शेव देयर हेड, लिव अ लाइफ इन सॉलिट्यूड, बिल्कुल अलोन। पीपल, आई मीन, दे वर एक्सपेक्टेड टू स्टे
अलोन और किसी से बात नहीं करनी, एंड इट वाज़ मतलब उनकी लाइफ बहुत मेस्ड अप हो जाती थी वन्स देयर हस्बैंड डाइड। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने बोला नहीं, इन सब को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एंड एंशिएंट टेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ये सब करना होता है, ये सब बस एकदम से बस बन गया है। उसके बाद इन 1856 विडो रीमैरिज एक्ट जो था, इट केम इनटू प्लेस, और उसके बाद इट वाज़ अलाउड फॉर विडोज़ टू गेट मैरिड, एंड मैंने जैसे बताया हेवी क्रिटिसिज़्म मिला था इस चीज़ को, ठीक है? धीरे-धीरे ये चीज़ें स्टार्ट हुई, स्प्रेड होना इन साउथ इंडिया, और कुछ लेडीज़ ने करी भी रीमैरिज, बट उनको इनिशियली एक्सेप्ट नहीं करा जाता था सोसाइटी में, उनको बहुत डाउन एक आई से देखा जाता था। बट विथ टाइम थिंग्स गॉट बेटर। उसके बाद वील रीड अबाउट वुमेन एजुकेशन, ओके? तो इनिशियली क्या था, वुमेन की जो एजुकेशन थी उस पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि पीपल वर स्केर्ड, ठीक है? घर के लोग बहुत स्केर्ड थे कि लड़कियाँ स्कूल जाएँगी, घर से बाहर निकलेंगी, रास्ते में कुछ हो जाए, क्योंकि इट वाज़ वेरी कॉमन एट दैट टाइम कि किडनैप्स वगैरह एंड बहुत सारी अदर चीज़ें, तो उनको डर रहता था कि अकेले जाएँगी, आएँगी। पहला डर यही था। दूसरा यही था कि अगर ये वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ लेंगी, तो इनका जो ध्यान है घर की एक्टिविटीज़ में नहीं रहेगा, क्योंकि भाई अब वी आर टॉकिंग अबाउट 200-300 इयर्स अगो। उस टाइम पे वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू स्टे एट होम, झाड़ू-पोंछा करना, खाना बनाना, ठीक है? हस्बैंड्स की एंड घर के जो मेल्स हैं उनकी देखभाल करना अपने फादर की, और अगर ये पढ़ लिख लेंगी तो ये वेस्टर्न कल्चर को अपना लेंगी, तो ये सब नहीं करेंगी, इस बात का भी उन्हें डर था। और फिर बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से वुमेन की जो एजुकेशन है वो डिले ही होती जा रही थी, कोई प्रॉपर एक उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। गर्ल्स के लिए स्कूल सेटअप करा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, अभी जैसे जिनके बारे में मैंने बताया, ही सेटअप अ स्कूल इन कैलकाटा। उसके बाद आर्य समाज ने भी एक स्कूल सेट करा था पंजाब में, ज्योतिराव फूले ने भी एक स्कूल सेटअप करवाया था महाराष्ट्र में। ज्योतिराव फूले के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ठीक है? मुस्लिम्स जो मुस्लिम गर्ल्स थी, ठीक है, उनको फ्रॉम कुरान नॉलेज देते थे, उनके घर पे आके एक फीमेल टीचर पढ़ाती थी और उनको कुछ मुस्लिम नॉवेल्स वगैरह में से थोड़ी बहुत नॉलेज देती थी, ये मुस्लिम्स में ऐसे होता था, ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंट्स ऑफ अ फ्यू वुमेन एट दैट टाइम, उन्होंने कुछ लिखा कि वुमेन की लाइफ कैसी होती थी उस टाइम पे। तो उसमें से एक एग्जांपल दिया है ऑफ पंडिता रामाबाई, शी वाज फ्रॉम एन अपर कास्ट फैमिली। उन्होंने ये बताया था कि कैसे जो अपर कास्ट वुमेन होती हैं वो भी परेशान होती हैं, ऐसा नहीं है कि अब लोअर कास्ट में कोई भी परेशान होंगे, नहीं, अपर कास्ट वुमेन परेशान होती हैं, क्योंकि जो वुमेन होती है क्षत्रिय फैमिली से, ब्राह्मण फैमिली से, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करा जाता है कि ये जो है घर पे रहेंगी, अपने हस्बैंड की केयर करेंगी, ठीक है, पूरा टाइम एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना है, एक रूटीन में रहना है, और बहुत ही एक टाइम के बाद बहुत टॉर्चर लगने लगता है, तो उन्होंने इन सब के बारे में डिस्कस करा है, ठीक है? फीमेल सफरेज वगैरह के बारे में भी बोला कि फीमेल सफरेज होनी चाहिए। फीमेल सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। फीमेल सफरेज, क्योंकि उस टाइम पे फीमेल वर नॉट अलाउड टू वोट, तो इस चीज़ के बारे में भी बात हुई है, ठीक है? इनिशियली बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था इस चीज़ पे, स्पेशली जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ही क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि दे वर अफ्रेड कि अगर वुमेन जो है वेस्टर्न एजुकेशन लेंगी, बाहर से वो मतलब बाहर की नॉलेज गेन कर लेंगी, पढ़ लेंगी, तो वो एक मतलब अपने घर के कामों से दूर हो जाएँगी। तो इनिशियली जो नेशनलिस्ट जो थे उस टाइम पे उनको ही इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद देयर वर अकाउंट्स ऑफ ताराबाई शिंदे, उन्होंने भी लिखा है अबाउट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, कि वन्स अ वुमन्स हस्बैंड डाइड, तो उससे एक्सपेक्ट करा जाता था दैट शी इज़ सपोज्ड टू शेव हर हेड, ठीक है? और कहीं किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जाएँगी, किसी भी फंक्शन में नहीं जाएँगी। इनफैक्ट एक अलग से उनको एक उनके लिए जगह होती थी, वहाँ पर वो ऐसे रूम्स में बंद रहेंगी, कोई उनको देख नहीं सकता, कोई उनको देख लेगा तो बैड वुमन हो जाएगा, बैड लक हो जाएगा। मतलब फुल ऑफ सुपरस्टिशन चलता था, ठीक है? तो ये इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है ताराबाई शिंदे ने, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है? तो क्या हुआ जब ये सब चीज़ें हुई, तो जो बाद में जो नेशनलिस्ट आए लाइक सुभाष चंद्र बोस, तो उन्होंने प्रॉमिस करा वुमेन को, उन्होंने वुमेन को कहा कि देखिए अभी आप अपनी सारी एनर्जीज़ फ्रीडम स्ट्रगल में लगाइए, एक बार हम जब फ्री हो जाएँगे, वी अश्योर यू कि हम वुमेन को राइट टू वोट देंगे, एंड वी ऑल नो इन आवर कंट्री वुमेन हैव द राइट टू वोट। देयर इज़ अ सेक्शन इन योर बुक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। जैसे कि मैंने बताया छोटे-छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, और ये मतलब उस फ़ोटो में भी दिया हुआ है, देयर इज़ दिस 8 ईयर ओल्ड ब्राइड, ठीक है? तो देख के आपको बहुत अजीब लगेगा, ठीक है? अगर आप इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर वाचिंग दिस, यू मस्ट बी आई बिलीव 13 और 14 आई गेस, 12 उससे नीचे तो नहीं होंगे, क्लास 8 का चैप्टर है। तो जस्ट इमेजिन एन 8 ईयर ओल्ड गेटिंग मैरिड तो उस चीज़ को उन लोगों ने एक चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट निकाला 1929 में, जिसमें उन्होंने इनिशियली ये कहा कि लड़कों की मिनिमम एज 18 होनी चाहिए इफ दे वांट टू गेट मैरिड, और लड़कियों की 16 होनी चाहिए। बाद में जाकर इसको जो है लड़कों को 21 और 18 कर दिया, जैसे हम जानते हैं, गर्ल्स की 18, बॉयज़ की 21, और इनिशियली इस एक्ट को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म मिला था। इस एक्ट को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म मिला था इनिशियली, ये एक्ट पास करवाया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने, याद रखना 1 मार्कर में आ सकता है। तो ये हमने पढ़ा अबाउट वुमेन एंड मैरिज वगैरह के बारे में। ये था पार्ट 1 मान लो आप चैप्टर का, ठीक है? चैप्टर एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वुमेन वुमेन की एजुकेशन, अभी जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स दिए, नेम ज़रूर याद रखना, पंडिता रामाबाई, ठीक है? ताराबाई शिंदे,
ज्योतिराव फुले के बारे में हम आगे अब पढ़ेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय। अब हम आ जाते हैं चैप्टर के सेकंड पार्ट में, विच इज कास्ट। मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा, आप में से बहुत लोग पता होंगी, कुछ लोगों को सकता है नहीं पता हो, कुछ लोगों के घर में सब बातें नहीं होती, ठीक है, नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये कास्ट वगैरह की बातें, मैं भी आई बिलीव आई गेस 17 और 18, जब मुझे पता चला अच्छा कि मैं क्षत्रिय हूँ और ये सब भी होता है कि मेरा जो गोत्र है वासुकी, आई वॉज नॉट सो मच इन टू दिस। मेरे घर पे सब बातें नहीं होती थी, मेरी फैमिली लिबरल है काफी, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, ठीक है, हम सबको नमस्ते करते हैं, हम सबके पैर छू लेते हैं। बट आई, जैसे मैं बाहर निकला, बाहर की दुनिया से मिला, आई रियलाइज की ओ माई गुडनेस, आज भी चीजें बहुत अजीब है। और अगर ये आज 2025 में इतनी अजीब है, तो मैं सोच सकता हूँ अच्छे से कि 300 साल पहले तो क्या ही होता होगा, ठीक है। अपनी कास्ट को लेके लोग इतना परेशान हो गए थे। और ये कास्ट वाला सिस्टम कैसे आया मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, सो डोंट वरी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पुअर लेबर्स थे, ठीक है, एक्सपेक्ट करा जाता था उन्हीं से, क्योंकि वो लोअर कास्ट के होते थे मोस्टली, कि वो लोग ही काम करेंगे, जो भी ऑड जॉब्स होती थी, ठीक है, रोड्स वगैरह क्लीन करना, गटर्स वगैरह क्लीन करना, उन्हीं से एक्सपेक्ट किया जाता था। एंड वो लोग इतना डिस्क्रिमिनेट हो गए थे कि वो परेशान होकर दूसरी कंट्रीज में जाने लग गए, जैसे कि असम, असम तो मतलब हमारा ही स्टेट है, इंडोनेशिया, मॉरिशियस, इन सब में भी जाने लग गए, क्योंकि वो परेशान हो गए थे, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट होने लग गए थे। और जैसे कि मैंने बोला कि ये कास्ट का सिस्टम आता कैसे, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। आप में से जिन लोग कंफ्यूजन होगी कि सर ये कास्ट आती कहाँ से, व्हाट इज एग्जैक्टली कास्ट, लेट मी टेल यू। उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे 300 साल पहले नहीं, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ही टाइम पहले, 1000 2000 ईयर्स पहले से ये सब चीजें होने लग गई थी कि आप जो काम करते हो उसी से आपकी कास्ट एक तरीके से जो है डिराइव, आपका जो सोशल स्टेटस है डिराइव होने लगेगा। मतलब अगर आप पंडित हो तो आप अपर कास्ट हो, ब्राह्मण हो, ठीक है, आप पूजा पाठ कर रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो। अगर आप किंग हो तो आप क्षत्रिय होगे, किंग हो और आप आर्मी में सर्व कर रहे हो तो आप क्षत्रिय होगे, ठीक है। और अगर आप ट्रेडिंग, मनी लेंडर वगैरह इन सब का काम करते हो, ठीक है, आपकी छोटी मोटी कोई कंपनी है, आप वो सब करते हो ट्रेड, तो आप वैश्य हो जाओगे। और अगर आप लेबर हो, नौकर चाकर हो, तो आप हो जाओगे शूद्र। और अगर आप क्लीनिंग वर्क करते हो, ठीक है, वेस्ट वगैरह क्लीन करना, झाड़ू मारना, सारी गंदगी वगैरह क्लीन करना, तो आप अति शूद्र हो, मतलब आप अनटचेबल हो, आपको तो रहने का हक ही नहीं है सिटी में, आप सिटी से ही बाहर रहोगे। ये सब चीजें तब से हो गई थी, और आज भी इन चीजों को लेके मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि ये सब चीजें आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं लोगों के दिमाग में, विच इज क्या ही बोलूँ मैं। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि शू मेकर्स की डिमांड बहुत बढ़ गई थी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आर्मी में। तो एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग होते थे मदिगर इन आंध्र प्रदेश, उन लोगों ने ये सब काम वो करते थे शू मेकिंग का, और फिर अगेन उनको बहुत डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता था। बी आर अम्बेडकर, उनके बारे में भी हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी यहाँ पे ये बताया है इस सेक्शन में कि बी आर अम्बेडकर जो थे वो ही वॉज फ्रॉम अ लो कास्ट, ठीक है, ही वॉज अ महर, लो कास्ट के थे, वो दलित थे। और वो एक आर्मी के स्कूल में जो है एज अ टीचर पढ़ाते थे। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे एटलीस्ट आर्मी जो थी वो रिक्रूट कर ली करती थी लोगों को, कास्ट वगैरह नहीं देखते थे, इसलिए आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट है। आर्मी को इससे फर्क नहीं पड़ता था कि आप किस कास्ट से हो, आर्मी रिक्रूट करती थी आपको। पर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन थे उस टाइम पे जो आपकी कास्ट देखकर आपको रिक्रूट करते थे। तो यही बताया कि बी आर अम्बेडकर जो थे, दो ही वॉज फ्रॉम अ लोअर कास्ट, बट वो एक आर्मी स्कूल में टीचर भी थे। दो वो दलित थे, स्टिल वो टीचर थे। तो इससे पता चलता है कि आर्मी ने सपोर्ट करा। अगर हम बात करें रिफॉर्म मूवमेंट्स की, तो सेंट्रल इंडिया में एक रिफॉर्म मूवमेंट हुई थी बाय गाजीदास, वो लेदर वर्कर थे। उन्होंने उनकी जो सोशल स्टेटस है उसको लेके काफी ज्यादा बोला कि इनको थोड़ी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, थोड़ी क्या इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उसके बाद हरिदास इन बंगाल, ठीक है, उन्होंने भी यही है, जो उन्होंने चैलेंज करा, उन्होंने क्वेश्चन करा ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को कि ये सब वो कहाँ से आए, कब आए, किसने लिख दिया कि भाई ये आगे हैं, हम नीचे हैं। तो उन्होंने ये करा। उसके बाद थर्ड नेम इट कम्स श्री नारायण गुरु, वो इजावा कास्ट के थे, केरला से। तो उन्होंने भी यही सब चीजें, ये सब क्वेश्चन करा कि ये सब क्यों है, किसने एग्जैक्टली कब हुआ ये, कि कास्ट कब बनी और किसने बनाई, ठीक है। इन सब चीजों को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, और बहुत सारी जो मूवमेंट्स हैं वो सब इंडिया में स्टार्ट हो गए। तो ज्योतिराव फूले बॉर्न इन 1827, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1873 में, गुलामगिरी। उसमें इन्होंने बताया था कि कैसे जो है अमेरिकन सिविल वॉर में उन लोगों लोग अपने हक के लिए लड़े, ठीक है। और बहुत सारी चीजें उन्होंने डिस्कस करी, अपर कास्ट वुमेन, लोअर कास्ट के जो लोग हैं, उनका सिर्फ ये नहीं था कि लोअर कास्ट के लोगों के बारे में वो बात कर रहे हैं, ही वॉज फ्रॉम लोअर कास्ट, मगर उनकी लड़ाई सिर्फ लोगों के लिए नहीं थी, मतलब लोगों में मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं थी, उनकी लड़ाई वुमेन के लिए भी थी, क्योंकि वुमेन भी एक इंफीरियर और एक माइनॉरिटी में ही आ रही थी, एक तरीके से देखा जाए कि जो पोजीशन लोअर कास्ट पीपल की थी वो अपर कास्ट वुमेन की भी थी, कि वुमेन अगर अपर कास्ट भी है तो फर्क नहीं पड़ता, वुमेन वुमेन है। वुमेन चाहे अपर कास्ट की हो या लोअर कास्ट की, उनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो गई। तो ज्योतिराव फूले ने वुमेन्स के लिए भी बहुत सारे जो है चीजें करी हैं, क्योंकि वुमेन, मैं फिर से बता दूं, वुमेन्स के देखो, मेल्स का तो ये कि चलो ठीक है लोअर कास्ट से हैं तो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, अपर कास्ट में सेफ है, पर वुमेन का कुछ भी नहीं है भाई।
वुमेन चाहे अपर कास्ट की हो या लोअर कास्ट की, वुमेन के लिए मिजरेबल ही थी। तो इन्होंने वुमेन्स के लिए भी बहुत सारा तो जो है काम करा है। इन्होंने ये भी बोला कि ये जो लैंड, जो जमींदार हैं, बड़े बड़े जमींदार जैसे ब्राह्मण हैं, वे कहते हैं कि हम जमींदार हैं, लैंड ओनर हैं। किसका लैंड? तुम्हारा लैंड कैसे हुआ? लैंड पे तो हम लोग काम करते थे, लेबर्स काम करते थे, तो लेबर का लैंड है। और लेबर कौन हुए फिर? जो लोअर कास्ट शूद्रास है वही लेबर हुए, क्योंकि भाई हमारा लैंड है। तुमने हमसे हमारा लैंड छीन लिया और तुम इस लैंड के ओनर बन गए, कैसे? ये भी उनका एक क्वेश्चन था। ठीक है। उसके बाद वी टॉक अबाउट टेम्पल्स। भाई जिनको नहीं पता आप में से, ठीक है, आज की डेट में यू कैन गो टू एनी टेम्पल यू वांट टू, बट ऐसा हमेशा नहीं था। ठीक है। फॉर मेनी पीपल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। टेम्पल्स में सिर्फ ब्राह्मण्स और क्षत्रिय अलाउड थे। कभी कभी आई गेस वैश्यास को भी करते होंगे, पर मेनली ब्राह्मण एंड क्षत्रियास वर अलाउड। अनटचेबल्स, अनटचेबल्स जिसमें आ जाते हैं शूद्रास और अति शूद्रास, आसपास भी अलाउड नहीं था उनको टेम्पल्स के आना। रीजन बीइंग उनको कंसिडर करा जाता था डर्टी, क्योंकि वो डर्टी वर्क करते हैं, पता नहीं झाड़ू पोछा लगाते हैं, कूड़ा उठाते हैं। दे वर नॉट कंसिडर्ड प्योर, दे वर कंसिडर्ड डर्टी। उन ये कंसिडर करा जाता था कि वो लोग भगवान के द्वार पे नहीं आ सकते, अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि वो गंदे लोग हैं। सोचो मतलब लोगों की थिंकिंग उस टाइम पे कैसी थी। और क्या हुआ, जो बी आर अम्बेडकर थे, ही वॉज फ्रॉम अ लोअर कास्ट, ही वॉज अ दलित अमहर। ठीक है। उनकी लाइफ भी बचपन में बहुत मतलब प्रॉब्लम्स में रही। उनको बचपन में, क्योंकि ही वॉज फ्रॉम अ लोअर कास्ट, तो ज़मीन पे बैठाते थे। ठीक है। क्लास में बैठने नहीं देते थे, क्लास के बाहर खड़ा रखते थे उनको। उनको स्कूल में जब बच्चे घर चले जाते थे तो उनको उनको स्कूल में उनसे झाड़ू पोछा लगवाते थे, ग्राउंड वगैरह में काम करवाते थे। ये सब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है। ठीक है। आप सोच सकते हो एक छोटे बच्चे का क्या क्या हो रहा है। आगे जाके उनको जो है यूएस में फेलोशिप मिली और वो फॉरेन चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स चले गए हायर स्टडीज के लिए। ऑफ कोर्स अब ही वाज वेरी एजुकेटेड और उन्होंने ही बहुत सारे रिफॉर्म्स फिर वो लाए। फिर 1927 में वो लाए टेम्पल एंट्री मूवमेंट। टेम्पल एंट्री मूवमेंट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि टेम्पल में हर कोई एंटर करेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई देखो फ्रीडम स्ट्रगल है। फ्रीडम स्ट्रगल में इतने सारे लोग जो फ्रीडम फाइटर, किस किस फ्रीडम फाइटर के साथ लड़ रहे हैं, वो कितने सारे उनमें से दलित हैं, कितने सारे उनमें से महार है, तो उनकी लाइफ की वैल्यू नहीं है। और अगर वो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो क्या उनका हक नहीं है अपने भगवान के सामने जाने का, टेम्पल्स में एंटर करने का? तो वो लाए 1927 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट। और इसमें आउटरेज हो गए थे ब्राह्मण्स, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर सकते थे कि टेम्पल्स में ये दलित, ये लोग घुस के उसका पानी पिएंगे, हाथ धोएंगे, क्योंकि आप उस टाइम पे थिंकिंग बहुत ज्यादा वैसी थी कि ये गंदे लोग हैं, ये पानी को खराब कर देंगे, मतलब बहुत आउटरीच हुआ था। बट देन इन द एंड जो चीज होनी है वो होगी ही। ठीक है। वी हैव टू बी ह्यूमेन, वी कान बी इनसेंसिटिव। और उस टाइम पे बहुत इनसेंसिटिव लोग थे, मैं तो बोलूंगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। ठीक है। इस चीज को चैलेंज करा गया, इस चीज को चैलेंज करा गया कि ये जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है कहाँ से आए, कब आए, किसने बनाए। ठीक है। कौन कहता है कि ब्राह्मण ऊपर है और ये मतलब जो शूद्रास है वो नीचे, ये सब आया कहाँ से? ठीक है। इसको बहुत एक नॉन ब्राह्मण मूवमेंट में बहुत क्रिटिसिज्म मिला। ठीक है। और ये कहा गया कि जो ये ब्राह्मण हैं, ये आर दे आर बेसिकली हेयर्स ऑफ आर्यंस। आर्यंस जिन्होंने इंडिया को इन्वेड करा था, और फिर उनके जो हेयर्स हैं वो इंडिया में रह गए, वो ब्राह्मण हैं। उन्होंने इंडिया का जो लैंड है वो द्रविडियंस का था, उनसे छीन लिया और उनको रूल करने लग गए। ईवी रामास्वामी, जिनको पेरियर भी कहते थे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर आएगा। ठीक है। ये ही वॉज एन एसेटिक, और इनका ये मानना था, ही बेसी मतलब ही वॉज वेरी आउटस्पोकन अबाउट द एंशियंट टेक्स्ट। इन्होंने एंशियंट टेक्स्ट को स्टडी करा था, और इनका ये मानना था कि ये सब जितने भी हैं, और इनफैक्ट जो मैं नाम अब लेने वाला हूँ बुक में भी पढ़ना। ठीक है। इन्होंने बोला था ये जो गीता रामायण जो भी हैं, ये जो बुक्स हैं, ठीक है, ये बनाई ही इसलिए गई हैं जिससे कि अपर कास्ट जो ब्राह्मण है वो अपनी दबदबा बना के रख सकें। ये बुक्स ही इसलिए बनाई है, ये तक ये इनका स्टेटमेंट था। इनिशियली ही वॉज अ मेंबर इन द कांग्रेस, और वहां पे भी इनको बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, अगेन बिकॉज ही वॉज फ्रॉम अ लोअर कास्ट। इनको अलग बैठाया जाता था पीछे। ठीक है। मेंबर ऑफ कांग्रेस से स्टिल पीछे अलग बैठना है, अलग बैठना है। ठीक है। किसी से टच नहीं करना है, तो ये सब चीज़ों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अब मुझे एक मूवमेंट स्टार्ट करनी है। उस मूवमेंट का नाम था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। इससे भी रिलेटेड आएगा। और इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको एजुकेट करा लोगों को, मासेस को, कि वी वाई आर वी गेटिंग सो मच डिस्क्रिमिनेशन डिस्पाइट पुटिंग आर बेस्ट एफर्ट। हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वी आर एक्सेलिंग इन सो मेनी थिंग्स, बट स्टिल हमें इतना क्यों परेशान करा जा रहा है। ठीक है। फिर क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे ऐसे, जब लोगों को एजुकेट करना शुरू करा, तो उस पर इनको बहुत हेवी क्रिटिसिज्म मिला। ठीक है। ऑफकोर्स जो ब्राह्मण हैं चुप तो बैठेंगे नहीं, तो ऐसे कुछ ब्राह्मण ने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस कहे हम कि वो खोल दिए,
जिससे कि जो उनकी जो सुप्रीमेसी है वो जमी रहे। उनमें से 2 इंस्टीट्यूशन के नाम आपके बुक में भी हैं, सनातन धर्म सभा, ठीक है, और भारत धर्म महामंडल। ये सब नॉर्थ इंडिया वगैरह में और कुछ अलग देश के, हमारे कंट्री के को मतलब एरियाज में खोला गया, जिससे कि जो ब्राह्मण्स हैं वो ये प्रीच कर सकें कि हम ही ऊपर हैं और ये सिस्टम सब लेजिट है। वो लोग एंशिएंट कोई टेक्स्ट दिखा दिया करते थे, किसी पे कुछ लिखा हुआ कि देखो नहीं यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें भी थी, ठीक है। तो चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। लास्ट के 2 पेज में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में बताया, कुछ इंपॉर्टेंट सभाओं के बारे में बताया। वो हम एक वीडियो में सेपरेट डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे, आप में से बहुत सारे लोगों के उसमें क्वेश्चन नहीं आते, मेनली चैप्टर्स में से ही आते हैं। ये अगर आपने भी मुझे इतना सुन लिया है तो आपका 90% काम हो गया है। और अगर आपको लगता है आपको कुछ कुछ समझ आया, कुछ कुछ नहीं आया, सिंपल बोलूंगा, वीडियो को एक बार और देख लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। और आप इसको अपने दोस्तों को कल पढ़ा दोगे, मैं गारंटी लेता हूँ। आप जब इस चैप्टर को एक बार रीडिंग लगाओगे ना, आप एक बार रीडिंग जरूर लगाना, एंड आप खुद सोचोगे कि इतना आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ना इसमें, हम जब इनिशियली जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बहुत सारा है, इतना सारा नहीं है, लगता है, देखने में लगता है। मगर आपको पता होना चाहिए किस चीज पे फोकस रखना है, किस पे नहीं रखना है। मैंने इस वीडियो में जो कुछ बताया है उस पर आप फोकस रखो, एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ओके, आपका कोई भी डाउट है, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर इट। एंड एक बार फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए see you।